करने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाती। सही समय पर प्राथमिक उपचार से बच सकती है घायल व्यक्ति की जान। घायल व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। दूरदर्शन लेकर आ रहा है भारत का पहला फोक सिंगिंग रियलिटी शो, जिसका नाम है भारत का अमृत कलश, जिसके ऑडिशंस हो रहे हैं भारत के हर राज्य में। यदि आप हैं एक लोक गायक, यदि आप हैं एक फोक सिंगर और आपकी आयु 18 से ऊपर है, तो आज ही इन नंबर्स पर कॉल करके अपने आप को रजिस्टर कीजिए, पंजीकृत कीजिए। यह है एक सुनहरा मौका अपने राज्य के लुप्त होते हुए एक फोक संगीत, फोक म्यूजिक को हर भारतीय तक पहुंचाने का, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कतर में मौत की सजा पाए 8 भारतीयों को राहत। मौत की सजा को जेल की सजा में बदला गया। विदेश मंत्रालय ने की सजा में राहत की पुष्टि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की आज और कल कर रहे हैं अध्यक्षता। सम्मेलन में योजनाओं तक लोगों की पहुंच आसान बनाने और सेवा वितरण में गुणवत्ता पर विशेष जोर देने के उपायों पर हो रही है चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना दौरे पर। हैदराबाद में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश के गुना में भीषण सड़क हादसे की घटना की जांच के आदेश। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा की घोषणा। प्रधानमंत्री ने जताई मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। मुख्यमंत्री ने आरटीओ को किया निलंबित। अभिनेता और डीएमडीके के प्रमुख कैप्टन विजयकांत का निधन। राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री ने जताया शोक। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की बढ़ी मुश्किलें। प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी का जिक्र। एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थम्पी से जुड़ा हुआ है यह मामला। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारतीय महिला टीम की खराब शुरुआत। आधी टीम पवेलियन लौटी। यास्तिका भाटिया अर्धशतक से चूकी। नमस्कार, डीडी न्यूज पर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, और यह ब्रेकिंग न्यूज है कि कतर में मौत की सजा पाए 8 भारतीयों को राहत मिल गई है। मौत की सजा को जेल की सजा में, यानी कि जो कैद की सजा होती है, उसमें बदला गया है। तो विस्तृत फैसले का हालांकि अभी इंतजार है, लेकिन ये इस बात की पुष्टि हो गई है कि मौत की सजा खत्म कर दी गई है। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने। मेघना देव हमारी संवाददाता इस ब्रेकिंग न्यूज पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुकी हैं। मेघना, क्या कुछ ब्यौरा दिया गया है अभी तक इस मामले पर, इस ताजा अपडेट पर क्या कुछ ब्यौरा दिया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा? क्या हाइलाइट्स हैं? एक तो पहली बात यह है कि अब मौत की सजा नहीं मिलेगी, यही सबसे बड़ी खबर है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी खबर यही है कि जो 8 भारतीय कतर की जेल में थे, जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी कतर की कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस से, उन्हें अब मौत की सजा नहीं दी जाएगी। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी भी नहीं हुई है कि कितने साल की सजा होगी इन्हें। जो विस्तृत जो जजमेंट है वो फिलहाल अभी सामने आना बाकी है, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो 8 लोग हैं उनकी जो सजा है उसे कम किया गया है। मतलब जो डेथ पेनल्टी है
है, जो मौत की सजा दी गई थी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के द्वारा, उसे अब कम कर दिया गया है। तो ये देखना होगा कि कितनी लंबी सजा होगी। पहले अटकलें ये लगाई जा रही थी कि क्या 18 दिसंबर को, जो कि कतर का नेशनल डे होता है, क्या उस दिन जो डेथ पेनल्टी है उसे पार्डन कर दिया जाएगा, क्या इस डेथ पेनल्टी को माफ कर दिया जाएगा? क्योंकि जब कतर का नेशनल डे होता है तो उस दिन जो भी सजा, अगर डेथ पेनल्टी जिन लोगों को मिलती है उसे माफ करने का काम जो एमिर है वो करते हैं। अहम बात यहाँ पर यह है कि विदेश मंत्रालय ने इस बात को कहा था कि कुछ भारतीय उस लिस्ट में हैं, जिस लिस्ट में जो लोग हैं, जो पार्डन की लिस्ट है उसमें कुछ भारतीय हैं। इस बात की पुष्टि फिर भी नहीं हुई थी कि क्या ये 8 लोगों में से कुछ लोग, 8 जो भारतीय थे उनमें से कुछ लोग इस लिस्ट पे हैं या नहीं। हालांकि अब जो बात सामने आई है उससे ये पता चल रहा है कि कोर्ट ऑफ अपील में जब भारत ने इस फैसले के खिलाफ अपील की थी, तो ये जो अपील थी वो कोर्ट ऑफ अपील में गई थी, जहां पर इस अपील पर सुनवाई हुई है, अपील को कंसिडर किया गया और उसके बाद अपील पर सुनवाई हुई है और ये वर्डिक्ट जो है, ये फैसला जो है वो सामने आया है कि इनकी जो सजा है वो कम कर दी गई है। अब हम इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार कॉन्सुलर एक्सेस भी जो अथॉरिटीज हैं उनको मिला है और ये जो वर्डिक्ट सुनाया गया है कोर्ट ऑफ अपील में, जो 8 लोग हैं उनके परिवारजन भी मौजूद थे और उसके साथ ही जो हमारी एम्बेसी के अधिकारी हैं और जो अथॉरिटीज हैं और जो लीगल टीम है वो भी कोर्ट ऑफ अपील में इस वर्डिक्ट के दौरान मौजूद थी। जी मेघना, इस समय जाहिर सी बात है कि हालांकि जो आप खबर दे रही हैं उसमें इसकी पुष्टि नहीं हो सकती, लेकिन जाहिर सी बात है कि लोग जरूर ये जरूर सुनना चाहते हैं, लोग जरूर इस बारे में जानना चाहते हैं कि ये जो राहत है, मौत की सजा अब टल गई, लेकिन क्या और ज्यादा राहत मिल सकती है? क्या इसके लिए, अगर वहां के प्रावधानों को देखें तो क्या इसके लिए प्रावधान है कि जो सजा है वो और कम हो पाए? बेशक, चूंकि हम देखते हैं कि जो लीगल टीम है वो बेशक सारे ही ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही होगी कि क्या अभी जो वर्डिक्ट मिला है, जो सजा जो है डेथ पेनल्टी की जो सजा है उसको कम कर दिया गया है, तो जितने साल का भी कारावास की सजा सुनाई गई होगी या जो भी अभी जो पेनल्टी फिलहाल जो पनिशमेंट दिया गया होगा, क्या उसे और कम कराया जा सकता है? ये ऑप्शंस भी बेशक लीगल टीम एक्सप्लोर कर रही होगी, क्योंकि लगातार लीगल टीम इस पर काम कर रही है। जिस तरीके से डेथ पेनल्टी की वर्डिक्ट आई उसके बाद भारत ने तेजी से अपील फाइल की इसके खिलाफ और जितनी तेजी से इस मामले को और क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है पूरे डेवलपमेंट को, उससे ये बेशक साफ नजर आता है कि लीगल टीम और कतर की जो अथॉरिटी, कतर में जो हमारी एम्बेसी है उसके जो अधिकारी हैं, जिस तरीके से कॉन्सुलर एक्सेस लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें मिले और फैमिलीज से भी विदेश मंत्री मिले थे, परिवार वालों से मिले थे, जो 8 एक्स नेवी पर्सनल हैं जो भारतीय वहां पर कतर की जेल में हैं, उनसे भी मिले थे। ये लगातार बेशक इस पर काफी ज्यादा नजर बनाए हुए हैं और काफी ज्यादा ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। हालांकि इसमें यह बात बेशक है कि क्या अब कतर का जो जुडिशरी स्ट्रक्चर होगा, क्या उसमें एक वापस से एक अपील इसको और ज्यादा कम करने के लिए लगाई जा सकती है? क्या इसे और एक्सप्लोर किया जा सकता है? क्या जिस तरीके के इल्जाम लगे हैं उसमें क्या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, वो भी एक्सप्लोर करने की कोशिश बेशक लीगल टीम करेगी। बिल्कुल, ये एक्सप्लोर आगे आने वाले समय में जरूर किया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा मेघना। जो ये पूरा मामला किस तरह से चला था, किस तरह से सजा हुई थी, इसके बारे में एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं कि कतर में मौत की सजा झेल रहे 8 भारतीय नागरिकों को अब बड़ी राहत मिल गई है। विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 8 भारतीय लोगों की मौत की सजा कम कर दी गई है। बता दें कि बीते अक्टूबर महीने में कतर की एक अदालत ने 1 साल से अधिक समय से हिरासत में रखे गए 8 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई थी। विदेश मंत्रालय की ओर से इस मामले में गुरुवार को जानकारी दी गई है और मंत्रालय ने कहा कि हमने दोहरा ग्लोबल मामले में कतर की अपील अदालत के आज के फैसले पर गौर किया है, जिसमें सजाएं कम कर दी गई हैं। विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा है। कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी अपील वाली अदालत में परिवार के सदस्यों के साथ उपस्थित थे। हम मामले की शुरुआत से ही उनके साथ खड़े हैं और हम सभी कौंसुलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम इस मामले को कतर के अधिकारियों के साथ भी उठाना जारी रखेंगे।
8 भारतीय नागरिकों को बीते साल अगस्त महीने में कतर में गिरफ्तार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग कतर की एक निजी कंपनी अल दहरा के साथ काम कर रहे थे। इन भारतीय नागरिकों को कथित तौर पर जासूसी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब तक ना तो कतर के अधिकारियों और न ही नई दिल्ली ने भारतीय नागरिकों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक किया है। कतर की कोर्ट द्वारा मौत की सजा के ऐलान पर भारत सरकार ने हैरानी व्यक्त की थी और अपने नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी उपलब्ध कानूनी विकल्पों का पता लगाने की प्रतिज्ञा भी की थी। तो ये इस पूरे जो रिपोर्ट है, पूरी घटनाक्रम थी और उसकी बैकग्राउंडर थी कि किस तरह से ये मामला हुआ है। मेघना, अभी जो ये जानकारी विदेश मंत्रालय दे रहे हैं, उस जानकारी में मंत्रालय के द्वारा ये भी कहा गया है कि वहां के जो हमारे दूतावास हैं, उनके प्रतिनिधि भी वहां पर उपस्थित थे जब ये सजा में राहत मिली है और मौत की सजा टली है। उनके हवाले से कुछ और बातें रखी गई हैं क्या विदेश मंत्रालय के द्वारा? देखिए, फिलहाल तो इतनी जानकारी सामने आ रही है क्योंकि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड तरीके से इस कोर्ट में फंक्शन किया जाता है। इस मामले की ज़्यादा डिटेल्स सामने नहीं है। ऑफिशियल तौर पर यह भी नहीं बताया गया है कि क्या चार्जेस लगाए गए हैं, किस किस्म के चार्जेस लगाए गए हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार और जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि जासूसी के मामले में, एस्पायोनेज के मामले में ये जो पूरा केस है वो दर्ज किया गया था। फिर भी इसकी कोई कॉन्फर्मेशन सामने नहीं आई है। तो ये जो पूरा जो मामला चल रहा है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मैनर में इसकी जो सुनवाई है, हियरिंग्स हैं, वो होती हैं। हालांकि आज जो ये बात सामने आई है इस रिड्यूस्ड वर्डिक्ट की, उसमें ये बात साफ है कि परिवार के लोग वहां पर मौजूद थे। एम्बेसी के लोग, हमारी जो एम्बेसी है उसके अधिकारी वहां पर मौजूद थे और पूरी लीगल टीम भी वहां पर मौजूद थी। इसके अलावा एक चीज अगर मैं यहाँ पर, लालचंद, मेरे पास एक टाइमलाइन है जिसको अगर हम देखें तो अगस्त 2022 में ये जो अरेस्ट्स हैं वो हुए थे। अब ये बताया जा रहा है कि कतर की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कतरी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने इन लोगों को अरेस्ट किया था। अगस्त 2022 में ये अरेस्ट हुए थे और उसके बाद तकरीबन मिड सितंबर में इस मामले के बारे में एम्बेसी को इत्तला किया गया था। एम्बेसी को इस बारे में जानकारी दी गई थी। उसके अलावा हम देखें तो सितंबर में जानकारी मिलने के बाद 3 अक्टूबर को पहला कॉन्सुलर एक्सेस हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारी एम्बेसी है कतर में, उसके जो अधिकारी हैं, उनको पहला कॉन्सुलर एक्सेस मिला। उसके बाद अगर हम देखें तो काफ़ी सारे जो बेल भी डिनाई हुआ था। बेल की हमने जो अपील्स की हैं उसको कई बार डिनाई किया गया और लगातार जो अगर हम देखें तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार जारी थी। उसके साथ ही लेकिन कॉन्सुलर एक्सेस के लिए लगातार हमारी एम्बेसी इसको फॉलो करते रही। उसके बाद अगर हम देखें तो मार्च 1 की बात है, 2023 में कई बार बेल की जो अर्जी थी उसको डिनाई किया गया, बेल नहीं दिया गया इस मामले में। और उसके बाद मार्च 25 के आसपास जो चार्जेस लगाए गए हैं वो फाइल हुए। मतलब मार्च के महीने में बेल भी डिनाई किया गया और चार्जेस लगाए गए थे मार्च के ही महीने में इस वर्ष। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जिस कंपनी के लिए लोग काम कर रहे थे, दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज करके एक कंपनी थी जो ओमान बेस्ड एक व्यक्ति की कंपनी थी। उस कंपनी में ये लोग काम कर रहे थे। उस कंपनी को वो कंपनी बंद हो गई मई के आसपास इस साल मई के आसपास। और उसके बाद जब उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, पहले ये जो 8 लोग थे उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था, अलग अलग रखा गया था। उसके बाद उन्हें जेल में शिफ्ट किया गया, बाकी कैदियों के साथ, जहां पर एक नॉर्मल जो जेल होती है वहां पर इन्हें शिफ्ट किया गया। और हालांकि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में इस बात का वर्डिक्ट सामने आया कि इन लोगों को डेथ की पेनल्टी दी गई है। और ये जो डेथ पेनल्टी है वो सामने आई 26 अक्टूबर को। उसके बाद हमने अपील फाइल करना शुरू किया और उसके बाद जो प्रोसीजर है लगातार कि किस तरीके से डेथ पेनल्टी को टर्न किया जा सके, इसको कम करवाया जा सके या डेथ पेनल्टी को रोका जा सके, इसके लिए जो पूरी ऑप्शंस हैं वो लीगल टीम ने एक्सप्लोर किया और कोर्ट ऑफ फर्स्ट अपील में अपील फाइल की, जो अपील एक्सेप्ट हो गई थी। और उसके बाद आज ये वर्डिक्ट आया है। तो अब ये देखना होगा कि क्या जो लीगल टीम है वो और ऑप्शंस एक्सप्लोर करेगी और इसको
और कम कराया जा सकता है। और अगर कम आज भी जो कम होकर ये डेथ पेनल्टी को टर्न करके जो कारावास की सजा होगी या जो सजा सुनाई गई है उसके भी डिटेल सामने आएंगे तो पता चल सकेगा कि क्या डिफरेंस आया है। क्या यानी इतना तो जरूर कह सकते हैं मेघना, इतना तो जरूर कह सकते हैं कि केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय और वहां का जो दूतावास है उनके प्रयास ने रंग तो दिखा दिया है कि कम से कम ये कहा जा सकता है कि फांसी की सजा से, मौत की सजा से इन सभी को बचा लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना जुड़ने के लिए और इस खबर पर ताजा जानकारी देने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब रुख करेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरों का। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है, टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। रुख करते हैं आज की एक और बड़ी खबर का। मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन बुधवार को नई दिल्ली में शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन का पहला संस्करण साल 2022 में धर्मशाला में और दूसरा इसी साल दिल्ली में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, मुख्य सचिवों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से भी अधिक लोग शामिल हो रहे हैं। इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य फोकस ईज ऑफ लिविंग पर होगा। कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुंच और सेवा वितरण में गुणवत्ता पर विशेष जोर देने के साथ सम्मेलन में भूमि और संपत्ति, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा जैसे 5 उप विषयों पर चर्चा की जाएगी। इनके अलावा साइबर सुरक्षा, उभरती चुनौतियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर परिप्रेक्ष्य, जमीनी कहानियां, आकांक्षी ब्लॉक और जिला कार्यक्रम, राज्यों की भूमिका, योजनाओं और स्वायत्त संस्थाओं का युक्तिकरण, इन पर भी विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनके अलावा नशा मुक्ति और पुनर्वास, अमृत सरोवर, पर्यटन संवर्धन, राज्यों की ब्रांडिंग और भूमिका, PM विश्वकर्मा योजना और PM स्वनिधि पर भी चर्चा होगी। अगली खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिनों की रूस की यात्रा पर हैं। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी संदेश भी सौंपा। एस जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन को रूसी विदेश मंत्री लावरोव समेत अन्य मंत्रियों के साथ हुई चर्चा के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन की सराहना की। First of all, please allow me to convey the personal greetings of Prime Minister Modi. And he has also, through me, sent a letter to you, a letter expressing his thoughts about the state of our cooperation and the progress that we have made in recent days. And I will have the honor to give you the letter. Certainly, Mr. President, he looks forward to visiting Russia next year.
और वहीं रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रूस के बीच व्यापार बढ़ रहा है। उन्होंने पीएम मोदी को अगले साल रूस आने का न्योता भी दिया। बातचीत के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि वो यूक्रेन संकट और इस संघर्ष से जुड़ी स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी देते रहे हैं और वो जानते हैं कि पीएम मोदी की इच्छा है कि शांतिपूर्ण तरीकों से इस समस्या का हल किया जाए। मुझे अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को रूस में देखकर खुशी होगी। हम सभी मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने और रूस भारत संबंधों के विकास की संभावनाओं के बारे में बात कर सकेंगे। हमें बहुत काम करना है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उन्हें मेरी शुभकामनाएं दें और हमारा निमंत्रण उन तक पहुंचा दें। हम रूस में उनका इंतजार कर रहे हैं। अगली खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुना सड़क हादसे में घायलों से अस्पताल जाकर मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार इस घटना में लिप्त दोषियों पर सख्त है। साथ ही इस घटना में आरटीओ को सस्पेंड करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि अगर आरटीओ सतर्क होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। वहीं इस मामले में यह भी देखा गया है कि फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर जल्दी पहुंचती तो हादसे को रोका जा सकता था। हमारी संवेदनशील सरकार है, इस नाते से मैंने कल कुछ घोषणा भी की थी और वो उन घोषणाओं के आधार पर जो घायल हैं उनसे कहा कि इनका अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में जाकर के भी इलाज कराने की ज़रूरत है तो इलाज भी कराएंगे। ऐसे सीएमओ जो फायर ब्रिगेड के लिए उनके दृष्टि से भी उन पर मैंने कहा दोनों को सस्पेंड किया जाए। और इसके लिए बड़े अधिकारियों के लिए भी मैंने सीएस को निर्देश जारी किए हैं, कलेक्टर। साथ ही साथ परिवहन विभाग चूँकि जवाबदार विभाग है और परिवहन विभाग अगर प्रदेश भर में वाहन पंजीयन की बाकी कामों की जवाबदारी लेते तो इसके पंजीयन करने के लिए परिवहन के प्रदेश के बड़े अधिकारियों पे और संबंधित और उच्चस्थ अधिकारियों पे भी बात करते हुए इसमें उन पे भी कठोर कार्रवाई का मैंने सीएस को निर्देश दिए हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुना सड़क दुर्घटना पर दुख जताया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश के गुना में हुई सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु का समाचार दुखद है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुना में हुए सड़क हादसे पर दुख जताया है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश के गुना में हुआ सड़क हादसा हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। इसके साथ ही इस दुर्घटना में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मध्य प्रदेश में हुए बस हादसे पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, गुना से आरोन जा रही बस में भीषण आग से यात्रियों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। इस हृदय विदारक दुर्घटना से पीड़ित लोगों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव स्वयं घटनास्थल पर जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के लोग और भाजपा के सभी कार्यकर्ता पूरी तत्परता से पीड़ितों को मदद पहुंचाने में लगे हैं। और अब रुख करते हैं आज की एक और बड़ी खबर का। प्रवर्तन निदेशालय ने पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रियंका गांधी का जिक्र किया है। यह मामला एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थम्पी से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर भी आरोप हैं। ईडी का कहना है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और बेटी प्रियंका गांधी ने दिल्ली के एक रियल एस्टेट एजेंट के द्वारा हरियाणा में जमीन खरीदी, फिर उसी जमीन को उसी रियल एस्टेट एजेंट को बेच दिया। उसी रियल एस्टेट एजेंट ने एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थम्पी को भी जमीन बेची थी। ईडी का आरोप है कि थम्पी के वाड्रा के साथ लंबे और गहरे संबंध हैं। खबर दक्षिणी राज्य तमिलनाडु से। अभिनेता, राजनेता और डीएमडीके के प्रमुख कैप्टन विजयकांत का आज निधन हो गया। चेन्नई के एक निजी अस्पताल में विजयकांत भर्ती थे। अस्पताल ने आज मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि निमोनिया के कारण भर्ती होने के बाद कैप्टन विजयकांत वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे।
मेडिकल स्टाफ के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद 28 दिसंबर 2023 की सुबह उनका निधन हो गया। विजयकांत का अस्पताल में सांस की बीमारी का इलाज चल रहा था। विजयकांत की फिल्मी यात्रा शानदार रही और उन्होंने कई हिट फिल्में दी और 154 फिल्मों में अभिनय किया। फिल्मों के बाद वो राजनीति में आ गए। उन्होंने डीएमडीके की स्थापना की और विरुद्धाचलम और ऋषि वंडियम निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 बार विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। और जाने माने तमिल अभिनेता और डीएमडीके के नेता विजयकांत के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर उन्होंने लिखा, विजयकांत जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। तमिल फिल्म जगत के दिग्गज जिनके करिश्माई प्रदर्शन ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। एक राजनेता के रूप में सार्वजनिक सेवा को लेकर उनकी प्रतिबद्धता अटूट थी, जिसने तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य पर मजबूत छाप छोड़ी। उनका निधन एक खालीपन छोड़ गया है जिसे भरना मुश्किल होगा। वो एक घनिष्ठ मित्र थे और मैं वर्षों से उनके साथ हुई अपनी बातचीत को स्मरण करता हूं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, प्रशंसकों और अनगिनत अनुयायियों के साथ हैं। ओम शांति। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत तमिल अभिनेता और डीएमडीके के नेता विजयकांत के साथ अपनी तस्वीर भी साझा की है। अगली खबर, केंद्र सरकार ने बिहार को 6 लेन के नए केबल ब्रिज की सौगात दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार में गंगा नदी पर दीघा से सोनपुर को जोड़ने वाली 6 लेन पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह पुल करीब 4.5 किलोमीटर लंबा होगा, जो दीघा को सोनपुर से जोड़ेगा। गंगा नदी पर बनने वाले इस पुल के निर्माण में 3064 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पुल निर्माण 42 महीने में पूरा होगा। बिहार में दीघा से सोनपुर 6 लेन पुल के बनाए जाने की केंद्र सरकार की घोषणा पर वहां की जनता ने प्रसन्नता व्यक्त की है। होने से फायदा तो हर लोगों का होगा, दूसरी बिहार वाले को हर ढंग का फायदा है। बहुत दिनों से लोगों को आने जाने में बहुत समस्याएं होती थी, जाम का कारण होता था, लोग ट्रैफिक में फंस जाते थे। अभी पुल बनने से बहुत तरह का फायदा मिलेगा लोगों को और जाम से नहीं जा पाएंगे सब। 6 लेन जो पुल सरकार, मोदी सरकार द्वारा निर्माण किया जा रहा है, इससे जनता को काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि जेपी सेतु पुल पे जो है लगातार जाम का देखना पड़ रहा था लोगों को। और जब से ये सोनपुर मेला भी लगा है, उस समय तो काफ़ी लोग घंटों घंटों जाम में फंस रहे थे। अब ये पुल का निर्माण होने से ये होगा कि वहाँ के लोग जो जाम में फंस रहे थे, उसे लोग अपना निवारण पाएंगे। और सरकार, मोदी सरकार इस नए साल में काफ़ी जनता को नए नए सौगात दे रही है। ये बिहार के लिए एक बड़ी सौगात है और जब से नितिन गडकरी जी मंत्रालय में आए हैं, वो बिहार के पूरे देश में अच्छा काम करे, अच्छे से सड़कें बना रखे हैं, तो हमारे बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है। अब आने जाने में दिक्कत नहीं होगा और छपरा सिवान वाला जो रोड बना है, जिससे अब बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट भी चलना शुरू हो जाएगा। अब राजनीति की खबर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक से पहले जेडीयू में चल रही उथल पुथल को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार जी अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। उस चक्रव्यूह में पहला चक्रव्यूह था अवध बिहारी जी को स्पीकर बनाना। स्पीकर अवध बिहारी जी है, 5 गो 6 गो एमएलए कम रहा है और वो आने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं और लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है। कुछ ही दिन के मेहमान हैं, कर लें नेशनल काउंसिल या नेशनल एग्जीक्यूटिव। अब वो कुछ ही दिन के मेहमान हैं, लालू जी अब उनको मुख्यमंत्री रहने नहीं देंगे। अगली खबर, इजराइल दूतावास के पास बम धमाके के बाद जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए इस मामले की जांच कर रही है, तो वहीं दूतावास की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। दिल्ली स्थित इजराइल दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। मामले की जांच तेजी से चल रही है। सीसीटीवी के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही 1 हफ्ते के अंदर दिल्ली आने वाले और इजराइल दूतावास के आसपास उस इलाके में रुकने वाले लोगों की सघनता से जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों से जुड़ी खबर।
तो अयोध्या में राम प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं और वहीं इससे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज सुबह रामनगरी के लिए जारी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। और अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले रामनगरी अयोध्या में पूरी तरह से शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। रामनगरी अयोध्या को शराब मुक्त घोषित किया जा चुका है। श्री रामनगर में 84 कोस की परिधि के मार्ग पर शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस मार्ग से अब शराब की सभी दुकानें हटा दी जाएंगी। 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र को शराब निषेध घोषित किया जा चुका है। निर्णय लोगों का था मुख्यमंत्री के निर्देशन में जो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है, हम पूरी तरीके से शराब बंदी वहां करें, प्रतिबंधित करें बेचना, शराब का बिकना। और हमने जितनी भी दुकानें आवंटित थी उस क्षेत्र में, हमने सभी उन दुकानों को शिफ्ट किया है, हटाया है और हम पूरी तरीके से उस 84 कोसी जो परिक्रमा मार्ग है उसको पूरी तरीके से हमने शराब की बिक्री प्रतिबंधित कर दी है। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां मां वैष्णो देवी की यात्रा में भक्तगणों की लगातार बढ़ती संख्या से यहां 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मां वैष्णो देवी की यात्रा रिकॉर्ड के इतिहास में यह तीसरा सबसे ऊंचा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि नव वर्ष के आगमन को लेकर मां वैष्णो देवी भवन के साथ ही आधार शिविर कटरा में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है और श्रद्धालुओं की खूब चहल पहल देखने को मिल रही है, क्योंकि वर्तमान में 38,000 से लेकर 45,000 के बीच श्रद्धालु रोजाना मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आधार शिविर कटरा पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे नव वर्ष का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही वैष्णो देवी की यात्रा में और ज्यादा बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। आगामी 1-2 दिन के भीतर यही आंकड़ा 45,000 से 50,000 के बीच पहुंच जाएगा। प्रशासन का कहना है कि माना जा रहा है कि साल खत्म होते होते मां वैष्णो देवी की यात्रा का आंकड़ा करीब 96 लाख की संख्या को पार कर जाएगा। वर्तमान में जिस तेजी से मां वैष्णो देवी की यात्रा बढ़ रही है, तो उम्मीद है कि आगामी साल 2024 में मां वैष्णो देवी की यात्रा का आंकड़ा 1 करोड़ की संख्या को भी पार कर जाएगा। गौरतलब है कि मां वैष्णो देवी की यात्रा के इतिहास में सर्वाधिक यात्रा साल 2012 में दर्ज की गई थी और तब 1,04,09,569 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की दरबार को पहुंचे थे और दूसरा अधिकतम रिकॉर्ड साल 2011 में दर्ज किया गया था। उस समय 1,15,647 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे थे। और अब विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में जारी है। जन भागीदारी के मामले में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। विशेषकर महिलाओं की बढ़ चढ़कर वहां पर भागीदारी देखी जा रही है। भिलाई और जांजगीर चांपा से देखिए ये रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया। शिविर में केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और इनसे लाभ लेने वाले लाभार्थियों से संवाद स्थापित करते हुए उन्हें योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर स्थल पर मोदी की गारंटी प्रचार वाहन के माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया गया। केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लगाए गए स्टॉल का सांसद विजय बघेल ने निरीक्षण किया और लोगों से अधिक लाभ उठाने की अपील की। जन जन को केंद्रीय योजनाओं का और राज्य की योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए मोहल्ले मोहल्ले वार्डों वार्डों में जाकर, गांव में, गलियों में हर एक योजना के लिए शिविर लगाकर पूरे अधिकारी कर्मचारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ हम लोग ये अभियान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चला रहे हैं, जिसका प्रतिफल मिल रहा है। आईसी वैन का ग्रामीणों ने स्वागत किया।
विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। शिविर में उपस्थित अधिकारियों द्वारा आम नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ योजनाओं से वंचित लोगों से आवेदन लिए गए। मौके पर ही समस्याओं का समाधान भी किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए कैंप में बीपी, शुगर की जांच तथा दवाइयां भी उपलब्ध कराई गयी। शिविर स्थल पर सरपंच, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्षदगण तथा अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया। पीएम स्वनिधि से मुझे 10,000 का लोन प्राप्त हुआ है और मैं कोरोना काल में पैसे के लिए बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन मुझे पीएम स्वनिधि से 10,000 रुपये का लोन मिला, जिससे मैं कपड़े का धंधा की और उसके बाद उसी कपड़े के धंधे से मैं जो लोन ली थी 10,000 का, उसको मैं जमा करते गई। अब इस समय मुझे 20,000 का लोन के लिए हम फॉर्म भरे हैं, जो अभी हमको मिलेगा। साहूकार लोग के पास जाती थी तो 2% हमको ब्याज देना पड़ता था और अभी मैं खुद से मतलब कर रही हूँ, तो 10,000 भी लेके अपना कर ली और 2 लाख भी ली और बहुत अच्छे से मेरे को बदलाव आया। मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ। आयुष्मान योजना का कार्ड बनवाया और मेरा बन चुका है और मैं खुश हूँ कि आने वाले समय में भविष्य में कोई भी दिक्कत हो या कोई भी परेशानी हो, हमको ही नहीं यहाँ सबको ही लाभ मिल रहा है इस चीज़ का। पीएम स्वनिधि से मुझे 10,000 रुपये मिला है और 20,000 भी मैं ले ली हूँ। सब्जी का धंधा किए थे मेरे हस्बैंड और उसमें मुझे बहुत अच्छा लाभ मिला और घर में तरक्की हुई है। अभी मैं प्रधानमंत्री द्वारा जो टीबी शिविर लगा था उसमें अपना जांच कराया था। टीबी निकलने के बाद मैंने अपने दवाई खाई और मुझे 500 प्रति माह मिला। निक्षय पोषण योजना के तहत मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। वहीं जांजगीर चांपा के अलकतरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत नरियरा में आईसी वैन पहुंची और अधिकारियों कर्मचारियों ने ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे, जिन्होंने विकसित भारत बनाने का संकल्प भी लिया। उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को गैस कनेक्शन दिया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुधन विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के द्वारा कार्यक्रम में स्टॉल लगाकर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं का संदेश जन जन तक पहुंचाने हेतु विविध गतिविधियों का आयोजन जिले के सभी ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां ग्रामीणों को दी जा रही हैं और स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और विकसित भारत संकल्प यात्रा का झारखंड की राजधानी रांची में भी व्यापक समर्थन मिल रहा है। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। संकल्प यात्रा रथ के पिस्का मोड़ पहुंचने पर इसका लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान लोगों को केंद्र की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और कई लोगों को ऑन स्पॉट योजनाओं का लाभ दिलाने की भी पहल की गई। मौके पर लोगों को भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की शपथ दिलाई गई। राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। इस दौरान कई लाभुकों ने केंद्र की योजनाओं से उनके जीवन में आए बदलाव की कहानी भी बयां की। दीपिका विश्वास और राखी देवी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने सचमुच उन्हें आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिया है। हस्बैंड को कैंसर हो गया था जो लास्ट स्टेज में था, इसलिए मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो उनके वजह से मेरे हस्बैंड आज हम लोग के बीच में है। मेरा बहुत तबीयत खराब हो चुका था, इसलिए मेरे आदमी गोल्डन कार्ड बनाए थे तो मेरा इलाज हुआ था। लाभुक संजना कुमारी ने उनके जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभ उठाकर 50,000 रुपए का लोन लिया और अपने व्यापार को आगे बढ़ाया है। मैं भी 50,000 का लोन उठाई हूँ और मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देती हूँ। मौके पर सुनीता देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ मिला। उन्होंने कहा कि आवास और स्वास्थ्य को लेकर अब उनकी परेशानी दूर हो गई है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। हमें आवास भी मिला है, आयुष्मान कार्ड भी मिला है। कई लाभुकों ने भी गरीबों और जरूरतमंदों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अब उनका जीवन सुख से बीत रहा है। तो राशन मिलता है, आयुष्मान कार्ड भी मिला है, पीला कार्ड में उस राशन मिलता है तो भर महीना खाते हैं।
अभी आवास मिला है हमको, तो सुविधा से भी रहने पाता हूँ मैं। इस यात्रा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक जगह जहां पर यात्रा खत्म होती है, वहां से दूसरे गांव या शहर के लोग इस यात्रा की अगुवाई करने लग जाते हैं। विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी राज्य के कोने कोने में पहुंच रही है। रांची से सरिता के साथ मैं दिवाकर कुमार। अगली खबर जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग के रियासी जिले के 33 छात्रों का एक समूह आज वतन को जानो यात्रा पूरी करने के बाद से रियासी लौट आया। 10 दिनों तक चले इस दौरे से छात्रों को विभिन्न सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों का दौरा करने का अवसर मिला। छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति से भी मिलने का मौका मिला। प्रधानमंत्री के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बात करते हुए कुछ छात्रों ने अपने विचार भी साझा किए। मोदी ने मेरे बड़ा सही लगा। मैं कभी सोचा नहीं था कि वो मोदी ने देख पाऊंगा, टीवी में देखे तो इससे कभी नहीं देखे। तो प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि आपके जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा और कहाँ पे है। हमने कहा रियासी में। फिर उन्होंने पूछा कि आपके जम्मू कश्मीर से एक लड़की ने मतलब वो टॉप किया है आज कौन सी गेम में, उसका नाम क्या है। हमने फिर बताया कि उसका नाम शीतल देवी और उसने आर्चर में तीर कमान में टॉप किया। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको यहाँ आके कैसे लगा। हमने कहा सही। हम मोहर से निकले थे, फिर जम्मू आए। जम्मू से हम सीधा गए जयपुर। जयपुर में हमें बहुत से महल देखे, जैसे हवा महल, जंतर मंतर महल और दूसरा एक अल्बर्ट म्यूजियम, वो सारे देखे हमने। उसके बाद हमें अजमेर शरीफ ले जाया गया। अजमेर शरीफ में भी हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हमें वापस दिल्ली ले आया। दिल्ली में हमें रेड फोर्ट और कुतुब मीनार और पीएम मोदी जी से हमें वहाँ पे मिलाया और प्रेसिडेंट से मिलाया। पीएम मोदी जी से हमें मिलकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था। आज से पहले हम कभी नहीं मिले और हमारा सपना भी था कि हम बहुत दूर दराज इलाके से हैं और हम फर्स्ट टाइम मिले मोदी जी से, तो बहुत अच्छा लगा। आर्थिक व्यापारी जगत से बड़ी खबर। आरबीआई ने ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2022-23 रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके अनुसार बैंक में संपत्ति गुणवत्ता में सुधार देखा जा रहा है। और क्या कुछ खास है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2022-23 पर अपनी रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट वर्ष 2022 और 23 और 2023-24 के दौरान अब तक सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं सहित बैंकिंग क्षेत्र के कार्य निष्पादन को प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों यानी एससीबी की समेकित बैलेंस शीट 2022-23 में 12.2% बढ़ी है, जिसमें खुदरा और सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी सर्वाधिक थी। साथ ही जमा राशि वृद्धि में भी बढ़ोतरी हुई, हालांकि यह ऋण वृद्धि की तुलना में पीछे रही। शहरी सहकारी बैंकों यानी यूसीबी के संयुक्त बैलेंस शीट में 2022-23 में 2.3% की वृद्धि हुई, तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी के समेकित बैलेंस शीट में 2.5 अंकों की ऋण वृद्धि के कारण 2022-23 में 14.8% की वृद्धि हुई। साथ ही आरबीआई ने देश के सभी बैंकों की संपत्ति गुणवत्ता में सुधार की जानकारी दी है। वर्ष 2018-19 से शुरू हुआ बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार वर्तमान में भी जारी है। देश में जमा राशि में तेजी देखने को मिल रही है, हालांकि लोन की वृद्धि इससे काफी तेज है। आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर 2023 में सकल एनपीए में 3.2% की गिरावट आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022-23 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी एनआईएम में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में बैंक धोखाधड़ी मामलों की संख्या बढ़कर 14,483 हो गई, लेकिन इनमें शामिल राशि पिछले साल की तुलना में सिर्फ 14.9% रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबर खेल जगत से। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज का पहला मुकाबला आज वानखेड़े में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 विकेट पर 248 रन बना लिए थे। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शेफाली वर्मा 1 रन बनाकर तीसरे ओवर में ही आउट हो गईं। ऋचा घोष ने 21 और कप्तान हरमनप्रीत कौर 9 रन ही बना सकी। यास्तिका भाटिया ने संभल कर खेलते हुए 49 रन की पारी खेली। दीप्ति शर्मा ने 21 रन का योगदान दिया। जेमिमा रोड्रिगेज ने एक छोर को संभाले रखा और अर्धशतक पूरा किया। और उधर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में पहले टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है।
ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट पर 392 रन बना लिए थे। आज अफ्रीकी टीम ने 6 विकेट पर 360 रन से आगे खेलना शुरू किया। डीन एल्गर ने जैनसन के साथ मिलकर रन बनाना जारी रखा। इसी बीच एल्गर ने अपना 150 रन पूरा किया। दूसरे छोर पर जैनसन ने अर्धशतक लगाने में सफलता पाई। एल्गर को 185 के निजी स्कोर पर शार्दुल ठाकुर ने आउट करके टीम को बड़ी सफलता दिलाई। इससे पहले भारतीय टीम पहली पारी में 245 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई थी। बात मौसम के सर्द मिजाज की। दिल्ली समेत उत्तर भारत में जारी ठंड और कोहरे के सितम के बीच बढ़ती ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरे का सहारा ले रहे हैं। घने कोहरे के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी प्रभावित हो रही है, जिसके चलते कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया जा रहा है और कई ट्रेनें अपनी तय समय से काफी देरी से चल रही हैं। कोहरे के चलते विमानों की आवाजाही और सड़क यातायात पर भी असर पड़ा है। और अब बात साल 2023 में भारत की उपलब्धियों की। साल 2023 में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने ऊंची छलांग लगाई, नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। जहां एक तरफ भारतीय वैज्ञानिकों ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार पहुंचकर इतिहास रच दिया, तो वहीं आदित्य L1 के जरिए सूर्य का अध्ययन करने का भी प्रयास किया। तो कैसा रहा साल 2023 में अंतरिक्ष का क्षेत्र, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। भारतीय वैज्ञानिकों के लिए ये साल बहुत ही यादगार रहा। साल 2023 अंतरिक्ष की दुनिया में ऐसी कई उपलब्धियां देकर गया जिन्होंने दुनिया भर को भारत की ताकत का एहसास कराया। इसरो ने 2023 में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की, जिनमें चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को आसानी से उतारने वाला पहला देश बनने से लेकर सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला आदित्य L1 को लॉन्च करना शामिल रहा। इसरो ने गगनयान का पहला मानव रहित उड़ान परीक्षण भी पूरा किया। इसके अलावा फिर से प्रयोग की जा सकने वाली प्रक्षेपण यान टेक्नोलॉजी का भी प्रदर्शन किया। आखिरकार दशकों की मेहनत का फल भारत के वैज्ञानिकों को मिल ही गया। इसरो के मून मिशन चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही। भारत ने ये कीर्तिमान रचते हुए चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन गया। चांद के साउथ पोल पर लैंडर विक्रम की सफल लैंडिंग के बाद उसमें से निकले प्रज्ञान रोवर ने सतह पर 14 दिनों तक रिसर्च का काम किया। रोवर प्रज्ञान के पेलोड ने चांद पर ऑक्सीजन और सल्फर समेत अन्य पदार्थों की मौजूदगी का पता लगाया। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर विभिन्न तापमानों का अध्ययन किया। चंद्रयान 3 से मिलने वाले डेटा पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। चांद पर सफलता के तुरंत बाद इसरो ने एक पखवाड़े से भी कम समय में भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला आदित्य L1 को लॉन्च किया। ये धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित L1 यानी लैंग्रेज पॉइंट 1 पर जाएगा। इसी पॉइंट से आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करेगा। इसरो का ये मिशन करीब 4 महीने में पूरा होना है। ये मिशन सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का अध्ययन कर सूर्य के बारे में हमारी समझ को गहरा करने के लिए है। तमाम बाधाओं और चुनौतियों से पार पाते हुए इसरो ने गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च कर इतिहास रच दिया। इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसे टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 और टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट भी कहा जा रहा है। टेस्ट व्हीकल एस्ट्रोनॉट के लिए बनाए गए क्रू मॉड्यूल को अपने साथ ऊपर ले गया। रॉकेट क्रू मॉड्यूल को लेकर 16.5 किलोमीटर ऊपर गया और फिर बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक लैंड किया।
इसरो ने 29 मई 2023 को भारत का पहला दूसरी पीढ़ी का उपग्रह लॉन्च किया। NVS-01 नामक उपग्रह को इसरो के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इस मिशन के लिए प्रयुक्त प्रक्षेपण यान को GSLV F-12 कहा जाता है। गौरतलब है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पिछले लगभग 10 वर्षों में तेजी से बढ़ी है और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में इसमें और भी अधिक तरक्की देखी गई है। पीएम मोदी द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार शुरू करने के बाद से भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। लगभग 4 वर्षों की छोटी सी अवधि में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2 अंकों से बढ़कर 1180 से भी अधिक हो गई है। अमृतकाल और प्रधानमंत्री के इंडिया एट 2047 के विजन में भी अंतरिक्ष क्षेत्र शामिल है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वर्षों में जब भारत अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा, तब हमारा स्पेस सेक्टर आसमां की और भी अनंत ऊंचाइयों को छूता नजर आएगा। अगली खबर, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर एक बार फिर से एक नए घोटाले का आरोप लगा है। विजिलेंस की जांच में इस बार दिल्ली सरकार के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में नकली दवाई के मामले सामने आए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसकी जांच के लिए सीबीआई से सिफारिश की है। दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार कई भ्रष्टाचार और घोटालों के मामले सामने आ चुके हैं। कभी आबकारी नीति में घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला, बसों की खरीद में घोटाला और अब दवाइयों में घोटालों के आरोप। सुचिता और ईमानदारी के नाम पर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई आम आदमी पार्टी के कई नेता और मंत्री जेल जा चुके हैं और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी भ्रष्टाचार के मामले में कई बार नोटिस भेज चुकी है। इन मामलों को लेकर भाजपा केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। दिल्ली में गरीब लोगों को दी जाने वाली सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नकली निकली। जब लेबोरेटरी में जांच की गई तो नकली दवाइयों के कारण गरीब की मौत से सौदा केजरीवाल कर रहा है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में जो दवाई सप्लाई हो रही है, उनमें कई नकली हैं। ये बात दिल्ली विजिलेंस की जांच में सामने आ चुकी है, जिसके बाद दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश की है। अरविंद केजरीवाल की सरकार दर्जनों घोटाले में फंसी हुई है। एक के बाद एक घोटाले दिल्ली वासियों के सामने, देशवासियों के सामने आ रहे हैं। ये जो नकली दवाइयों का जो घोटाला अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा किया गया है, दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने सीबीआई को इसकी जांच करने के आदेश दे दिए हैं। दूसरी ओर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस मसले पर सफाई देते हुए कहा कि वो खुद दवाइयों की जांच नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि उनके अधिकारियों ने इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी थी। अगर दवाइयों के सैंपल खराब मिले तो मुझे क्यों नहीं बताया गया? मैं जानना चाहता हूं, क्या स्वास्थ्य सचिव की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो मुझे बताएं कि दवाइयों के सैंपल खराब थे? अक्टूबर से आपको अगर ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में इन्हें पता चल गया दवाइयों के सैंपल खराब थे, तो क्या इंतजार कर रहे थे अक्टूबर से दिसंबर तक? क्या विभाग के मंत्री को भी नहीं बताया जाएगा? दिल्ली प्रदेश भाजपा ने इस मुद्दे को दिल्ली की जनता के सामने सड़कों पर उठाने का फैसला किया है। पिछले दिनों में कई बार धरना प्रदर्शन कर दिल्ली के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे सहित घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो केजरीवाल सरकार पर कई घोटालों के आरोप के सिलसिले में ये एक नया आरोप दवा घोटाले का भी लगा है। इसी के साथ इस समाचार बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया
और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान बना जन आंदोलन। देश ने लिया स्वच्छ भारत का संकल्प। देशवासियों ने स्वच्छ भारत मिशन को बनाया अपनी जीवन का लक्ष्य। मिलिए ऐसे स्वच्छता योद्धाओं से जिन्होंने अपने योगदान से स्वच्छता के लिए जन जन को किया प्रेरित। हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। खत्म होने को है 2023 का साल। उपलब्धियां रही देश की बेमिसाल। अर्थव्यवस्था ने भरी उछाल तो खिलाड़ियों ने किया धमाल। अंतरिक्ष में दिखा भारत का दम तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हम। अमृतकाल में सामाजिक योजनाओं से हो रहा वंचितों का विकास। 2047 में विकसित भारत के संकल्प की मजबूत हुई आस। देखिए साल भर की उपलब्धियों का लेखा जोखा। भारत एट 2023 हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मन की बात है जन जन की। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। स्वदेशी और स्वराज, इन दोनों को अपनी जिंदगी का मूल लक्ष्य और मूल आधार बनाना होगा। Within 2 days, मुझे गेंदालाल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। सरदार पंचम सिंह जी, हम आपको अपना समझकर आपसे मदद मांगने आए। बता, देश की सेवा के लिए मुझे क्या करना है? मुझे सब के सब जिंदा चाहिए। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, तब तक लड़ते रहेंगे जब तक स्वराज नहीं मिल जाता। स्वराज में देखिए गेंदालाल दीक्षित की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सुपरस्टार राजेश खन्ना के जन्मदिन के मौके पर बॉलीवुड टॉकीज में देखिए उनकी बेहतरीन फिल्में। 28 दिसंबर राज, 29 दिसंबर सौतेला भाई, 30 दिसंबर जमाना, 31 दिसंबर कर्म, 1 जनवरी आवाम, 2 जनवरी हाथी मेरे साथी। प्रतिदिन दोपहर 1 बजे
सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें 31 दिसंबर